वैश्विक पटल पर खाड़ी देशों में अचानक से बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ गया है। अगर आप देश की बहुत सारी खबरें देख रहे थे, वायनाड से लेकर दिल्ली तक की, तो शायद आपने बहुत ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन दरअसल बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ा हुआ है खाड़ी देश में। एक घटना हुई जिसमें इस्माइल हेनिया नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई ईरान में, और उसके बाद से बहुत जगह हलचल हुई। कौन है ये इस्माइल? इस्माइल हमास का नाम आपने सुना होगा, उसका पॉलिटिकल विंग का हेड है, और उसकी हत्या की गई ईरान में। मौका था वहाँ के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का, और वो एक मेहमान के तौर पे वहाँ गए थे, उनकी हत्या की गई। आरोप है कि इजराइल ने ये कराया है, क्योंकि इन दोनों के बीच में, हमास के बीच में झगड़ा चल रहा है। हालांकि औपचारिक तौर पर इजराइल ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन ये एक उनका तरीका भी होता है कि वो ओन नहीं करते, लेकिन पूरी दुनिया समझ जाती है कि ये मोसाद का काम हो सकता है। तो ये एक अलग विषय है, लेकिन इस हत्या के मायने क्या हैं, इसकी वजह से कितना बड़ा तनाव बढ़ सकता है, इसको एसेस करने की ज़रूरत है। हमास और इजराइल के बीच में लगातार गजा में युद्ध चल रहा है, इस पर हमने कई बार विस्तार से चर्चा की है, और वो लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। इजराइल ने कहा था कि हम इसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इनके उन सारे नेताओं को चुन चुन के मारेंगे जो उन्होंने इजराइल पे हमला किया था। उसी कड़ी में इसको देखा जा रहा है। इस लड़ाई का सबसे ख़राब पक्ष ये कह सकते हैं कि आसपास की बहुत सारी ज़मीन और सियासतें इसमें शामिल दिखती हैं। लेबनान में भी कई बार हमले हो चुके हैं, बेरूत में, और हिजबुल्लाह जो और बहुत एक्टिव है, उसके साथ भी लड़ाइयाँ चल रही हैं। ये दरअसल इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि पूरा खाड़ी देश इसके आग में झुलस सकता है। ईरान जो एक बड़ी शक्ति है उस इलाके की, अगर उसके देश में जाके एक लीडर की हत्या हो रही है, हमास की, जो कि कुछ लोग उसको आतंकवादी संगठन मानते हैं, कुछ लोग उसको विद्रोही संगठन मानते हैं, अलग अलग तरीके से है जो गज़ा में काम कर रहे हैं, तो इससे एक बड़ी दिक्कत हो सकती है। सवाल आपके मन में होगा कि इससे बाकी देशों का क्या है, भारत का क्या, अमेरिका क्या? तो थोड़ा और परिप्रेक्ष्य में चलें तो ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े देशों का लेना देना है, क्योंकि इजराइल पश्चिमी ताकतों के इशारे पर ही वहाँ अपने अस्तित्व को बचाए हुए हैं। तो इसीलिए शायद एंटनी ब्लिंकन, जो वहाँ के विदेश मंत्री, उनको सफाई देनी पड़ी कि इस्माइल हेनिया की हत्या में अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। ये इसी बात से इंगित करता है कि मामला कितना गंभीर है। आज आवाज़ अड्डा में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये एक बड़ी जंग की आहट है? क्या एक मामला इतना बिगड़ चुका है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है? और कुछ भी अगर होगा तो सिर्फ युद्ध नहीं होगा, इकोनॉमिक फ्रंट पर भी बहुत कुछ होगा। कच्चे तेल कीमतें अचानक से 4% ऊपर गई हैं। $81-82 के आसपास कच्चा तेल पहुंच गया, क्योंकि उस इलाके में क्रूड ऑयल, जो हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है, दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है, उस पर दिक्कत आ सकती है। क्योंकि ईरान की कार्रवाई कैसी होगी पता नहीं। कह रहे हैं ईरान वाले कि हम कुछ ना कुछ करेंगे, बड़ी कार्रवाई करेंगे, बदला लेंगे, क्योंकि हमारे मेहमान को आपने मारा तो ये हमारे लिए कर्तव्य बन जाता है कि हम उसका बदला लें। इसी विषय को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जो बहुत विशेष मेहमान हैं, जिनको हमने बुलाया आज चर्चा के लिए, मैं सब आपको परिचय करा देता हूँ। जियोपॉलिटिक्स के जाने-माने एक्सपर्ट और एनर्जी सेगमेंट को बहुत करीब से देखते हैं, नरेंद्र तनेजा जी हमारे साथ हैं। पूर्व डिप्लोमेट दीपक वोरा जी हैं, जो कि यूएस से और खाड़ी देशों से बहुत अच्छे से परिचित हैं। इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत शर्मा जी, जो एक और पश्चिमी देश में, जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली उन शक्तियों के संग में शामिल है, वहाँ रहते हैं लंदन में। और साथ ही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के चेयरपर्सन प्रोफेसर स्वर्ण सिंह भी हमारे साथ हैं। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है इसमें। वोरा साहब, हम ये चाहते हैं कि इस विषय को हमारे दर्शक अच्छे से समझें, इसकी गंभीरता को, चीज़ों को। तो समरी स्टेटमेंट की बजाय एक एक विषय को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मेरा बहुत बेसिक सा सवाल है कि इस्माइल हेनिया की मौत को इतना तवज्जो क्यों दिया जा रहा है, इसके क्या मायने हैं? हमारे को सर कि आपने ये मौका दिया, बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ आपके चैनल पर होता हूँ। आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ, और बाकी जो विशेषज्ञ हैं उनसे भी, उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा। मैं इस इलाके में बहुत साल रहा हूँ। पहला बताता हूँ, तवज्जो, सब लोग बड़ा शोर मचा रहे हैं पैलेस्टीनियन के बारे में। हमास के लीडर को मार दिया। एक देश नहीं है खाड़ी में जो हमास को कहेगा आके मेरे पास बस जाओ। नफरत करते हैं वो लोग इन लोगों से, कोई नहीं इनको लेगा। सर, इनकी कहानी रोहिंग्या वालों की कहानी है। सारी दुनिया शोर मचाती है, रोहिंग्या रोहिंग्या रोहिंग्या, कोई उनको लेने को तैयार नहीं है, पैलेस्टीनियन को लेने को कोई तैयार नहीं। अगर एक बात ये हम समझ जाएं फिर
इसका परिणाम क्या होगा। देखिए सर, कहाँ पे मारा है। अगर हानिये को मारना चाहते जो इजराइल की क्षमता है, तो इसको कतार में मार सकते थे, टर्की में मार सकते थे, जहां जहां ये आवारागर्दी करता है कहीं भी मार सकते। ईरान में मारा है जब ये उनके राष्ट्रपति के उद्घाटन के लिए गया था, कौन से पासपोर्ट पे गया था, किस देश ने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिए, ये सब चीजें आप भूल जाइएगा। लेकिन ये नंबर 1 का आतंकी था। जो लोग कहते हैं ये तो बड़ी पीस डील करता था, अगर ये पीस डील कर रहा था तो इजराइल इसको नहीं मारता। इजराइल ने एक संदेश दिया है कि दुनिया में जहां छुपोगे, जो आपने जिक्र किया था 7 अक्टूबर के हमले के बाद उन्होंने कहा था, जहन्नम में भी छुपोगे वहां से तुमको ढूंढ निकालेंगे और मारेंगे। और यही इन्होंने इस्माइल हानिया के साथ किया। क्या इसके असर होंगे? इकोनॉमिक आपने बता दिया है कि तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, फिर वापस आ जाएगी सर, ये 2-4 दिन की बात है। दूसरा, इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है? जीरो होगा। शोर मचाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इजराइल के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए हैं, जो कुछ कर रहे हैं, उससे ज्यादा ये क्या करेंगे। मिलिटरीली आपने सुना होगा कि ईरान ने क्या कहा है कि अमेरिकन ने इसको बताया था इजराइल को कि यह कहां छुपा, यानी सारी गलती अमेरिका की है। और फिर ईरान अपने लोगों से कहेगा भाई अमेरिका से मैं पंगा नहीं ले सकता, वो तो बहुत बड़ा शैतान है। ये सब ड्रामा है सर, क्षमा कीजिए, ये नौटंकी है। ईरान कुछ नहीं करेगा, उसकी आर्थिक स्थिति बड़ी खराब है। अगर उसने पंगा लिया और अमेरिका, जिसके वो क्या है एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह बैटल ग्रुप्स वहां घूम रहे हैं, मैं तो रहा हूं सर, वो इंतजार कर रहे हैं कि ईरान कुछ करे और फिर ईरान को वो सबक सिखाएंगे जो इस समय वेनेजुएला में आप देख रहे हैं। मदुरो अपने आप को भगवान का बड़ा चौधरी समझता था, अब भीख मांगता फिरेगा। ये रेजिम चेंज की बात है, ईरान को भी ये मालूम है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं होने वाला। आप देख, हम कहेंगे ओ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। अगले 7 दिनों से शांत हो जाएगा सर। तो दीपक जी, ये आपकी बात से मुझे ये लग रहा है कि ये एक बढ़िया प्लानिंग के तहत किया गया है, और इसमें भले ही ब्लिंकन साहब कुछ भी करो, लेकिन वो शामिल है इसमें, मतलब अमेरिका शामिल है इसमें 100%। उनकी अप्रूवल के बिना इजराइल ये कभी नहीं करेगा सर। इजराइल की सर्वाइवल का गारंटर कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स है। मैं नहीं हूं, रूस नहीं है, चीन नहीं है। ये सब शोर मचाएंगे रूस और चीन, कोई पंगा नहीं लेगा, क्योंकि रूस व्यस्त है यूक्रेन में, चीन फंसा हुआ है ये ताइवान के उसमें। क्यों पंगा लेंगे ये किसी के साथ? इजराइल के साथ क्यों पंगा लेंगे? ये लोग नहीं करेंगे सर। गाली जरूर देंगे, शोर मचाएंगे, हुआ हुआ, हम भी ये करते हैं सर। मुझे डिप्लोमेसी में 51 साल हो गए, हम भी ये करेंगे, बट ऑन द ग्राउंड नो एक्शन। ऑन द ग्राउंड नो एक्शन। शिवकांत जी, ये बड़ी घटना है और लगातार ये युद्ध चल रहा है, युद्ध ही कह सकते हैं इसको, जो हमास और इजराइल के बीच में चल रहा है। उसके बीच में एक बड़ी घटना हुई है, तनाव की स्थिति तो बनी हुई है। दीपक सर कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, केवल शोर होगा। आपको क्या लगता है कि ये घटना कितनी बड़ी है और इससे इस तनाव का कल्मिनेशन कहाँ हो सकता है? शिवकांत जी, आप अनम्यूट करिए प्लीज। जी। वोरा साहब की बातें मैंने ध्यान से सुनी। एक बात स्पष्ट है कि वैसे कोई महत्व हो ना हो, इसका दूरगामी असर कोई पड़े ना पड़े, लेकिन कुछ समय के लिए जो जिस चीज को लेकर दुनिया सबसे ज्यादा चिंतित है, जो सप्लाई चेन का मामला है, चाहे वो लाल सागर से होके हो, चाहे वो खाड़ी से होके हो, चाहे ईरान इसके बदले में जिस तरह के हमले की आशंका की जा रही है उतना बड़ा हमला न करे, छोटा मोटा हमला करे। इन्होंने ईरान की शरण में, ईरान की राजधानी में गए एक मेहमान को मिसाइल मार, एक बाय द वे ये पहली बार नहीं है। इसराइल इससे पहले ईरान के भीतर जो उसके टारगेट रहे हैं उनको मारता रहा है, लेकिन किसी एक संगठन के, और जो संगठन इस वक्त इतनी चर्चा में है, उसके हेड को, जो एक तरह से ताजपोशी के समारोह में गया था, उसको मारना, ये इतनी बड़ी घटना पहले नहीं हुई। तो इसका जवाब तो ईरान को देना पड़ेगा, और ईरान कैसे देता है ये तो ईरान ही जानता है। लेकिन हाँ, ये नहीं हो सकता कि ईरान सीधा हमला कर ले, क्योंकि न, जैसा कि वोरा साहब ने कहा, न ईरान के पास इतनी इस वक्त ताकत है, न क्षमता है, न ईरान ये चाहता है। होगा ये कि ईरान के जो प्रॉक्सीज जिन्हें हम कहते हैं, हूतीज हैं, हिजबुल्लाह हैं, या इराक में ईरान समर्थित बहुत से चरमपंथी गुट हैं जो अमेरिकी ठिकानों पर हमले करते आए हैं। इनमें से किसी एक को कहा जाएगा और वो कहीं न कहीं कोई हमला करेगा।
लेकिन इस बीच पूरी दुनिया को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके जहाज़ों या उनके माल की सप्लाई की कोई गारंटी नहीं बचेगी, क्योंकि कहीं भी कोई भी किसी वक्त भी हमला कर सकता है। तो इस तरह का हमला होने से जो सबसे बड़ा नुकसान है वो विश्व व्यापार का हुआ है और विश्व शांति का हुआ है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भले ही हमास के ये पॉलिटिकल चीफ थे और इन्हें आप आतंकी कहें, और आतंकी अमेरिका ने इनको घोषित कर रखा है, इसराइल ने भी कर रखा है, लेकिन ये जो युद्ध विराम की बातचीत जो चल रही थी, जो सौदेबाजी चल रही थी आपस में, उस सौदेबाजी में हमास की तरफ से जो मुख्य भूमिका निभा रहे थे वो यही निभा रहे थे। इसके अलावा हमास में जो बाकी 6 और हैं इस तरह के नेता, उन 6 में से जो 5 बचे हैं उनमें से एक मारा भी गया है, 4 बच गए। तो उनकी बिल्कुल नियत नहीं है किसी तरह की युद्ध विराम की या किसी तरह के शांति समझौते की। तो इसका मतलब यह है कि लड़ाई थोड़ी देर के लिए और खिंच गई है। याह्या सिनवर जो इस वक्त हमास के नेता हैं गजा में, जिनके कहने पे गजा में जो चल रहा है, लड़ाई चलेगी या बंद होगी जिसका फैसला उनको करना है, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है। वो युद्ध विराम के बिल्कुल हक में नहीं है। तो सबसे पहले तो उनको निपटाना है, उनको अभी तक इसराइल नहीं निपटा पाया है। इसराइल ने जो है वो फवाद शुक्र को मारा है, या इसके अलावा हमास का एक सेनापति है मोहम्मद दईफ, जिसकी आज ही उन्होंने घोषणा की है कि मोहम्मद दईफ को 13 जुलाई के हमले में, वो अल कासिम ब्रिगेड का चीफ था जिसको आप सेनापति कह सकते हैं हमास का, उसको उन्होंने मार गिराया। तो ये 2 बड़ी उपलब्धि उनकी हैं, लेकिन अभी भी 3 नेता ऐसे हैं जो बचे हुए हैं, जो गजा में हैं, बिल्कुल सारा का सारी जो कार्रवाई चल रही है उनकी नाक के नीचे हैं, और उनको अभी तक वो कंट्रोल में नहीं कर पाए हैं। इसलिए ये लड़ाई लंबी खिंचेगी। और समस्या सारी ये है कि लड़ाई, क्योंकि अमेरिका इस वक्त व्यस्त है चुनाव में, अमेरिका की तरफ से कोई इतना बड़ा जो है न तो किसी तरह का इनिशिएटिव लिया जाएगा, न कोई इस तरह का दबाव डालने के मतलब स्थिति में है, क्योंकि 2-3 पक्ष वहां बन गए हैं। जब तक चुन करके नई सरकार नहीं आ जाती तब तक कोई किसी की मानने को तैयार नहीं है। तो इस 3-4 महीने के अरसे में क्या होगा कि सबसे ज्यादा नुकसान भारत जैसे देश का होगा, विश्व व्यापार का होगा और बाकी दुनिया का होगा, जो बड़ी चिंता की बात है। जी दीपक सर, आप कुछ इशारा करें जोड़ने के लिए, एक सवाल उसमें और जोड़ देता हूँ मैं, कि मुझे ये समझाइए कि अमेरिका की अभी बीच बीच में खबरें आ रही थी कि वो इजराइल से थोड़ा नाराज़ भी था, कि वो उसकी बात नहीं सुन रहा है और वो समझौते की तरफ बढ़ नहीं रहा है। वो चाहते थे कि हो जाए यहाँ पे, लेकिन वो हुआ नहीं। अब इसको कैसे समझे दुनिया के लोग कि ये एक प्लान था, डिज़ाइन थी ये अमेरिका की, कि हम ऊपर ऊपर से कहेंगे तुम अंदर से मानना मत, या वाकई अमेरिका चाहता था कि हमारे यहाँ चुनाव ना हो, ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हो गया है और ब्लिंकन साहब आके पहले ही सफाई दे रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो प्ले है ये क्या है? सर, ये आपने तो नाम सुना होगा और हमारे वरिष्ठ पत्रकार साहब ने भी इसका जिक्र किया है। आपने नाम सुना होगा बेंजामिन नेतन्याहू का। वो शायद इजराइल के प्रधानमंत्री हैं और वो एक देश में गए थे जिसका नाम यूनाइटेड स्टेट्स है। वहाँ ज्वाइंट सेशन ऑफ कांग्रेस को उन्होंने भाषण भी दिया था और 55 बार लोगों ने ताली बजाई। पढ़िएगा उनके भाषण को, सुनिएगा पत्रकार साहब। उसने क्या बोला था कि मैं अमेरिका की रक्षा कर रहा हूं हमास से लड़ने में, इस्लाम जो रैबिड इस्लाम है उसको मिटाने में मैं आपकी रक्षा कर रहा हूं। आई एम हेल्पिंग यू, और मुझे जल्दी से वो हथियार दीजिए ताकि मैं बहुत जल्दी से ये मामला निपटा सकूं। अमेरिका के अप्रूवल के बिना ये नहीं करता। वापस आने की कुछ ही दिन बाद श्री हनीय अपनी 72 या 74 या 75 होरियों के पास चले गए, या पता नहीं वहां क्या कर रहे हैं। सर, अमेरिका के अप्रूवल के बिना ये नहीं होता। दूसरा, आप जो कह रहे हैं रेड सी में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सर आपको मालूम है कि वो जो उनका बंदरगाह है होडेइडा, उसको इजराइल ने खत्म कर दिया है। $1 बिलियन साल के हूथी के, वहां मैं तो रहा हूं उस एरिया में सर, उनको पैसा मिलता था इस पोर्ट से, उस पोर्ट को उड़ा दिया है। हूथी खामोश हो गए, पिछले 4 दिन से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। शोर मचाएंगे, हो ये करेंगे वो करेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा। फाइनली सर, एक सवाल मेरा आपसे है, ईरान की क्या मोहब्बत है इतनी हमास के साथ कि वो अपने सर्वाइवल को रिस्क करेगा इजराइल पर हमला करने के लिए? वो जानता है कि इजराइल के पास परमाणु हथियार हैं और मौका आने पर उनका इस्तेमाल करेगा। तो कौन है ईरान?
वो अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव है। सारे देश कहते हैं कि हम रिप्रेजेंटेटिव, टर्की कहता है मैं चौधरी, पाकिस्तान कहता है मैं चौधरी, सऊदी कहता है मैं चौधरी। कौन है चौधरी वहां पर सर? इट्स टोटली कंफ्यूज्ड, इट्स अ मेस। लेकिन मेरा ये मानना है सर कि कुछ देर के बाद ये शांत हो जाएगा। जैसे हमारे जर्नलिस्ट साहब ने बिल्कुल सही कहा है, कई बार मारा है घुस के ईरान में इजराइल ने, जो लोग इजराइल को सताते थे। पेरिस में मारा, मैं तो वहां पोस्टेड था सर, जब मैं वहां था, मारा था उसको, कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट था उनका। ये रुकेंगे नहीं इजराइल के लिए। इट्स अ मैटर ऑफ सर्वाइवल, फॉर ईरान इट्स अ मैटर ऑफ रेप्यूटेशन। तो अपनी रेपुटेशन के लिए ईरान आप कह रहे हैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि वो एक तरीके से लाचार है, उसकी हिम्मत नहीं है। लेकिन ऐसे ही इंसैनिटी में तो लोग गड़बड़ करते हैं। आगे कुछ नहीं कहूंगा। ओके स्वर्ण सिंह सर। अच्छा प्रोफेसर सर, आप समझाइए, ये जो तनाव बढ़ा है, वोरा सर कह रहे हैं कि कुछ नहीं करेंगे ईरान, लेकिन तनाव बढ़ा हुआ है। शिवकांत शर्मा सर कह रहे हैं कि कुछ तो करेंगे। वो हो सकता है कि इनडायरेक्टली किसी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को बोले, वो कर दे। उनके यहाँ भी बहुत तरह के हिजबुल्लाह ही कुछ कर दे जाके, क्योंकि अब तो अभी जैसे इजराइल के लिए सर्वाइवल का क्वेश्चन है ना वोरा सर, वैसे इनके लिए भी है कि ये बचेंगे कैसे अगर ये कुछ नहीं करेंगे। तो प्रोफेसर सर, आपकी व्याख्या क्या है इस पूरे मसले की? नीरज, मुझे लगता है कि ये लॉ ऑफ जंगल वाला सिचुएशन बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें कोई नॉर्म्स को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इस वक्त जो पूरा ध्यान है अमेरिका का, वो केवल इस पर है कि ये पूरा मध्य पूर्व एशिया का एक बड़ा युद्ध ना बन जाए। युद्ध खत्म करना नहीं चाह रहा कोई भी, ना कोई कोशिश कर रहा है युद्ध को खत्म करने में, और उसको लगातार बने रहने में आप देख रहे हैं कि हर तरह के जो नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, जैसे असैसिनेशन को हम जस्टिफाई कर रहे हैं अभी, और इजराइल के पास ताकत है, ईरान इस वक्त मुश्किल हालात में है, कितना वो रिटेलिएट करेगा, कब रिटेलिएट करेगा, ये अलग बात है। पर क्या इस तरीके से पूरे मध्य पूर्व एशिया में शांति बहाल हो सकती है? क्या उसकी तरफ किसी का ध्यान है या नहीं? आई फॉर एन आई वाला सिचुएशन में आपको लगता है कि हम स्थिरता, संतुलन और समृद्धि और शांति ला पाएंगे यहाँ? उस पर किसी का ध्यान नहीं है। जिसके पास ताकत है वो जो चाहे वो कर सकता है। ये इस तरह का रुझान बनता हुआ नजर आ रहा है। यदि इस तरह का रुझान बनता है तो अपने आप में वो हो सकता है कि भविष्य में एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू करे, जिसमें जितने भी अभी तक के मापदंड बनाए गए हैं, नॉर्म्स बनाए गए हैं, रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, उनको ताक पर रखकर बड़ी ताकत कुछ भी चाहे कर सकती है। इजराइल कर ही रहा है। और नेतन्याहू को जैसे अभी कहा गया कि 55 बार उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिला और उन्होंने कहा कि मैं अपनी नहीं, अमेरिका की रक्षा के लिए काम कर रहा हूं। तो ये जो पूरा नरेटिव है उसको बदलकर एकदम निरंकुश तरीके से पूरे क्षेत्र में अपने तौर तरीके से चलने की जो बात है, वो बिल्कुल युद्ध को एक नया रुख देती हुई नजर आ रही है कि आप किसी भी देश में जाकर उसकी राजधानी में उसके यहाँ किसी को चाहे असैसिनेट कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास ताकत नहीं है रिटेलिएट करने की। आपके साथ बड़ी शक्ति पीछे खड़ी है। तो एक तो ये है कि आपके जो मापदंड हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, उन पर इसका क्या असर है, ये एक तरीका देखने का है। हाँ, यदि मायोपिक तरीके से शॉर्ट टर्म देखते हैं कि ठीक है अभी उसके पास ताकत है, वो जो चाहे कर सकता है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला तरीके से ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को चलाने की एक नई तरकीब मुझे लगता है कि सामने आ रही है। और इजराइल ने पहली बार नहीं, जैसा बार बार कहा गया, कई बार ऐसे करा है, और शायद इसी से ही उनका हौसला भी बढ़ा है कि पूरे क्षेत्र में जिसको चाहे घुसकर मार सकते हैं। जी, तो प्रोफेसर ईरान करेगा क्या फिर, ये बताइए। देखिए, ईरान ऐसा नहीं कि रिटेलिएट नहीं करेगा, उसकी जितनी क्षमता है जब वो कर पाएगा कुछ। अभी जैसे खबरों में है कि वो सारे अपने, जिनको हम एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, उनके नेताओं को बुलाया है उन्होंने। तेहरान में एक बैठक होने वाली है, उसमें तय करने वाले हैं कि कब और कैसे इसका जवाब दिया जाएगा। जाहिर है कि जैसे हम समझ रहे हैं, कोई भी देश, चाहे वो इजराइल हो या कोई दूसरे देश हो, ईरान भी नहीं चाहेगा कि ये एक तरह से एक विश्व रूप पर एक बड़ा पूरे क्षेत्र में युद्ध बनकर सामने आए, क्योंकि उनकी अपनी अंदरूनी चिंताएं हैं। अंदरूनी चिंताएं इजराइल में भी है। नेतन्याहू के एक के बाद एक जो साथ के नेता हैं वो साथ छोड़ते नजर आते हैं। कुछ रिजाइन कर चुके हैं, कुछ उनकी बैठक में नहीं आते हैं।
और ऐसा लोग मानने लगे हैं कि जब तक युद्ध चलेगा तभी उनकी तब तक राजनीति चलेगी, उनकी उसके बाद क्या होगा नहीं पता है। तो युद्ध को चलाए रखना भी एक तरह से उनकी मजबूरी है, जब ऐसी सोच है बहुत से लोगों की। तो ऐसा नहीं है कि रिटेलिएशन नहीं होगा, रिटेलिएशन होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये इस पर हम बातचीत कर सकते हैं, अलग अलग अटकलें लगा सकते हैं। पर मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या ये तरीका शांति बनाए रखने का है, युद्ध को खत्म करने का है। युद्ध को खत्म करने का किसी का भी ध्यान नहीं है। और सबसे बड़ा फायदेमंद इस पूरे हालात में है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। उनका खूब पैसा बन रहा है और उसमें सबसे बड़ा पैसा बनता है अमेरिका का। उनकी इकोनॉमी चलती है 25% वेपन्स एक्सपोर्ट करके। उनके लिए अच्छा है कि युद्ध चलता रहे, लोग मरते रहें। जब तक वो दूर दराज इलाकों में मर रहे हैं तब तक ठीक है। जब उन पर अपने पर चोट आती है तब मुश्किल खड़ी होती है, तब उनको बिल्कुल अलग तरीके से सोचना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फायदा इस वक्त जो हथियार बेचने वाले हैं उनका हो रहा है। और जाहिर है कि इजराइल को अपनी ताकत दिखाने का मौका है, अपनी दोस्ती दिखाने का मौका है अमेरिका के साथ। जो बाइडन अभी इलेक्शन में है वो शायद कुछ बहुत ज्यादा इस पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहेंगे। हालांकि वो तीसरे दिन ही आप देखें कि पहुंच गए थे वहां और बिना कुछ इन्वेस्टिगेशन के कह दिया था कि हमास ने किया है, हमास आतंकी है। उनको खुद ही पता चल गया था कि कहाँ क्या हुआ है, कैसे हुआ है। 4 बार 4 सप्ताह में विदेश मंत्री पहुंच गए थे वहां, पर उनकी भी आज नेतन्याहू सुनते नहीं है। जब वो खुद, जैसा आपने कहा कि ऊपर ऊपर से कहते हैं, अंदर से कुछ और करना चाहते हैं। और अब जब डोनाल्ड ट्रंप के आने की पूरी उम्मीद है व्हाइट हाउस में, और उनका तो जो रुझान है इजराइल की तरफ बहुत अलग तरह से है, तो ये युद्ध मुझे लगता है कि इससे खत्म होने के कोई आसार नहीं है। लगातार चलता रहेगा, थक जाएंगे, कम हो जाएगा, फिर दोबारा शुरू हो जाएगा। ओके शिव, ये बात अभी जो निकल के आ रही है ना, देखिए मुझे लगता है कि चाहे वो इजराइल हो या अमेरिका हो, उसमें ये सब बातें होती रहती हैं कि वो बाइडन जी ट्रम्प, बेसिक पॉलिसी में कोई चेंज नहीं होता। इजराइल में भी नेतन्याहू के खिलाफ बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं, लेकिन एक इशू पे तो सब एक रहते हैं, सब खाली दिखावे के लिए ऊपर चलता रहता है कि इनका विरोध कर रहे हैं। अब जैसे एक बहुत एग्जांपल से आप समझिए, चीन को लेकर के ना बाइडन की पॉलिसी में कोई चेंज है ना ट्रंप की, सेम चल रही है। वो भी सैंक्शन पे सैंक्शन लगाए जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए नेशन फर्स्ट है। वो अमेरिका फर्स्ट उनके लिए, चाहे बाइडन जी हो चाहे ट्रंप जी हो। वैसे ही इजराइल के लिए चाहे नेतन्याहू जी हो, चाहे कोई और आ जाए, चाहे जिस तरह की सरकार बने, लेकिन बेसिक पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं। एक अब दूसरा मेरा सवाल ये शिवकांत जी आपसे कि क्या आपको ऐसा लगता है कि चूँकि दोनों के लिए अस्तित्व का सवाल है यहाँ पे, और ईरान के लिए ज़्यादा हो सकता है क्योंकि वो उसके ऊपर लगातार ये चीज़ हो रही है, तो वो हो सकता है कि इनडायरेक्टली कुछ ऐसा करे जिससे अपनी जनता को एड्रेस कर ले, देखो मैंने कुछ किया, लेकिन वो बड़ा कुछ ना करे, खाली ये है कि दिखावे के लिए वो भी अपना पल्ला झाड़ ले और ये कह सकता है कि हमारा तो कोई आदमी मरा नहीं, मरा तो वो जो दूसरा हमास वाला था, वो मेहमान था, लेकिन वही मरा। क्या ऐसा हो सकता है कि एक आई वॉश टाइप का एक्शन हो और फिर मामला ख़त्म हो जाए? नहीं, ऐसा ही होगा। जैसे 1 अप्रैल में मिसाइलें दागी थी सीधी इसराइल के ऊपर, ऐसा एक्शन नहीं होगा। एक्शन किसी तीसरी टेरिटरी पे होगा, मुझे लगता है संभावना इसकी ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि ये एक विचित्र सी स्थिति हो गई है। कई बार ऐसा होता है कि जिंदा हाथी से मरा हुआ हाथी ज़्यादा कीमती हो जाता है। तो ये हमास के नेता जिंदा इतने इफेक्टिव नहीं थे, मर के मुझे लगता है ये ज्यादा इफेक्टिव हो गए हैं हमास के लिए। और जो आतंकवादी या जो रेडिकल ग्रुप हैं पूरे वेस्ट में, उनके लिए ये शहीद हो गए हैं। इनके नाम पे अब लोग इकट्ठा होंगे और जगह जगह राजधानियों में आपको प्रदर्शन और प्रोटेस्ट वगैरह देखने को मिलेंगे। दूसरा ये है कि क्योंकि 2 बड़े नेता 3 में से मर चुके हैं, जो सेनापति है वो मर चुका है, पॉलिटिकल हमास का जो चीफ है उसकी हत्या कर दी गई है। तो ये जो बार बार कहते थे नेतन्याहू कि मैं हमास को खत्म करने तक सांस नहीं लूंगा, तो उन्होंने एक तरह से हमास को खत्म कर दिया। अब उनके ऊपर दबाव बढ़ेगा कि अब आप हटिए, क्योंकि इसराइल के भीतर जो अभी तक युद्ध की वजह से लोग चुप हैं, लेकिन इसराइल के भीतर जो जनाधार है उनका, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और अगर चुनाव होगा इस बार वो हारेंगे।
तो ऐसा लगता है कि उनके जाने के लिए इससे रास्ता खुला है। अब वो ये कह के जा सकते हैं कि मैं जिस काम को पूरा करने आया था वो मैंने पूरा कर लिया। जहां तक ईरान की बात है, तो ईरान अगर इधर उधर छोटा मोटा कोई हमला करके ये कह सकता है कि साहब हमारे यहाँ अब नई सरकार आई है, और अगर नेतन्याहू चले जाते हैं तो नेतन्याहू का जाना ईरान के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव वो होगा, और ईरान जो है वो उस पे शेखी बघार सकता है कि देखिए हमने नेतन्याहू को हटवा दिया, हालांकि उसका उनसे कोई लेन देन नहीं। तो इस तरह से मुझे लगता है ये गोट हरेक की फिट बैठेगी। ईरान भी अपनी जनता को किसी तरह से संतुष्ट कर पाएगा कि हमने सत्ता परिवर्तन करा दिया। इस्राएल में जो लोग नाराज हैं नेतन्याहू की पॉलिसी से, वो थोड़ा सा जो है संतोष, चैन की सांस लेंगे अगर नेतन्याहू चले जाते हैं। और कुल मिलाकर के ले दे के जब नया एडमिनिस्ट्रेशन जिसका भी आएगा अमेरिका में, तो उसको एक तरह से नया साफ मंच मिलेगा अपनी पॉलिसी को आगे बढ़ाने का। जी, दोनों जो मतलब उम्मीदवार हैं वो ये नहीं चाहेंगे कि मतलब नया शासन आते ही उनके लिए नया सरदर्द खड़ा हो जाए। तो वो भी ये चाहते हैं कि इस 2-3 महीने में किसी तरह से ये मामला रफा दफा हो जाए, और ये मामला इसी तरह रफा दफा होता दिखता है। तनेजा जी के पास चलते। तनेजा जी, खाड़ी में काफ़ी तनाव बढ़ गया है, क्या किसी बड़े घटना की मतलब वो शब्द यूज़ करने में बड़ा थोड़ा संकोच लग रहा है, बड़ी जंग की आहट देख रहे हैं आप, या ये सब मामला ऐसे निपट जाएगा, ऐसे ही टारगेट किलिंग होती रहेगी? नहीं, मैं सुन रहा हूं, मैंने अपने सारे साथियों को सुना। माफ कीजिएगा, मेरे यहाँ मेजर पावर ब्रेकडाउन है, मैं वीडियो से नहीं जुड़ पा रहा आपके साथ, पर मैं प्रोग्राम में आपके साथ उस वक्त को सुना है। देखिए, इसमें दो बड़ी बातें हैं। जो नेतन्याहू अमेरिका भी गए थे, और आपको पता है वहाँ प्रेसिडेंट बाइडेन के अलावा वो ट्रंप साहब से भी मिले और कमला हैरिस से भी मिले, और उसके बाद आकर के हमने देखा है जिस तरह के डेवलपमेंट जो है वो वहाँ शुरू हुए हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है ऐसा है कि उन्होंने ये उस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो अमेरिका की कोशिश है, जो अमेरिका वहाँ एंकर कर रहा है, ब्रोकर कर रहा है पीस हमास और इजराइल के बीच में, वो इजराइल उसके साथ नहीं जाना चाहता। तो उनका मुझे लगता है वो वहां से आने के बाद उन्होंने ये कहा कि भाई ठीक है, इस तरह की कार्रवाई अगर हम करते हैं तो अपने आप ही माहौल सारा बिगड़ जाएगा, और ये जो खासतौर से चीफ नेगोशिएटर जिनको मारा गया है वो उन्हीं पे हमला हो गया। तो जाहिर है कि अब जो है वो मेज पर दोबारा बैठना इतना आसान नहीं होगा, और जब तक अमेरिका में चुनाव होंगे, नई सरकार आएगी, क्या होगा देखा जाएगा। तो फिलहाल जो है जो सारी एफर्ट जो अमेरिका के थे और कुछ ताकतों के थे कि ये लोग मेज पर बैठे, कोई समाधान ढूंढा जाए, अब वो तो जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इट हैज गॉन फॉर ए 6, वो उसका एजेंडा इजराइल का उसमें पूरा हो गया। दूसरी तरफ इजराइल जो है उसकी कहीं ना कहीं कोशिश ये है कि अमेरिका को इस जो हमास के साथ लड़ाई चल रही है और इजराइल से जो तनाव चल रहा है उसमें अमेरिका को घसीटें का मतलब यह है कि अमेरिका कहीं ना कहीं उसमें शामिल हो जाए फौजी रूप से। अब वो वहां के बूट्स ऑन द ग्राउंड होंगे या मिसाइल भेजेगा या खाली हवाई जहाज भेजेगा, वो एक अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कोशिश है। और अगर ऐसा होता है, अगर 1% भी ऐसा हो जाता है कि अमेरिका कहीं ना कहीं उसमें शामिल हो जाता है, जो मेडिटेरेनियन में उनका बेड़ा है, समुद्री बेड़ा है, एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह है, वहां से कोई हमले हो जाते हैं ईरान के ऊपर खासतौर से, तो फिर जो है वो स्थिति बिल्कुल जो है बेकाबू हो सकती है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि उस पूरे इलाके के अंदर, जिसको मिडिल ईस्ट बोलते हैं, इजरायली एक ऐसी ताकत है जिसके पास आणविक हथियार हैं। अभी ईरान के पास नहीं है, अभी सऊदी अरब के पास भी नहीं है, तो इजराइल के पास आणविक हथियार है। अमेरिका भी जानता है और ईरान इस बात को बखूबी जानता है कि उनके पास हथियार भी है और डिलीवरी सिस्टम भी है। वो जब चाहे ईरान के जितने बड़े शहर हैं उन पर हमला कर सकता है। और वहां पे जो उस इलाके के अंदर, क्योंकि मैं अक्सर वहां जाता हूं, वहां पे रीजनिंग या लॉजिक काम नहीं करती है, वहां सब पैशन से होता है, जज्बात से होता है। और जज्बात अगर इतने उछल जाते हैं कि उसके बाद फिर वहां कोई रीजनिंग काम नहीं करती, ना इतिहास काम करता, ना तारीख काम करती, ना कोई किसी का प्रभाव काम करता। आज की जो स्थिति है, अमेरिका का प्रभाव वहां काम नहीं कर रहा है। जो उनकी अमेरिका की कोशिश थी, जो पीस ब्रोकर करने की कोशिश कर रहे थे, खासतौर से जो एंथनी साहब, जो टोनी साहब वहां गए हुए, उनके विदेश मंत्री गए हुए थे, ब्लिंकन साहब, वो सब इट हैज गॉन आउट ऑफ द विंडो, खिड़की के बाहर फेंक दिया इजराइल ने उसको। फिलहाल वहां जो मुझे तो अभी जो स्थिति है उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसको खाली हम इस नजर से नहीं देख सकते कि हमास एक ऐसा संगठन है, वो जिहादी है, वो सब तो सब पूरी दुनिया जानती है, लेकिन वो ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा, उससे बचना पड़ेगा। हमास का जो संगठन है, उनका जो पोलित ब्यूरो है और जिस तरह का उस संगठन का कंस्ट्रक्ट है, वो 1 या 2 या 3 व्यक्तियों पर नहीं चलता,
वो उस तरह का ग्रुप नहीं है जैसे हमारे यहाँ कुछ पॉलिटिकल पार्टियां के एक परिवार है, वही चला रहा है, वो हट गया तो पार्टी खत्म। ऐसा नहीं है, वो संगठन है। और हमास एक आइडिया है, वो खाली संगठन नहीं, एक आइडिया है। उसको आप 10 तोपें लगा करके या एटम बम डालने से भी वो खत्म नहीं होगा, ये समझना होगा। और हमास का जो संगठन है वो इस तरीके का है कि अगर उन 2 को मारोगे तो 20 निकल के आ जाएंगे आगे। इस बात को इजराइल भी जानता है और इस बात को जो है अमेरिका भी जानता है। लेकिन ईरान के लिए सबसे जरूरी है कि इजराइल जैसा वो उनका दावा है कि उन्होंने घर में घुस के और तेहरान के उस इलाके में घुस के मारा है जो उनका एक तरह से मुख्य, जहां सारी जो है बड़े बड़े लोग वहां रहते हैं, तो वो नॉर्थ तेहरान के अंदर सारी घटना हुई है। तो उसको लेकर के ईरान को एक तरफ तो अपना, ईरान के पॉलिटिशियन, नए राष्ट्रपति को अपना चेहरा बचाना है जनता के सामने, और दूसरी तरफ जो वहां के तमाम उनके सपोर्टर्स हैं, ऐसे संगठन हैं जिसमें हजबुल्ला वगैरह शामिल हैं, हूती शामिल हैं, जिनको वो सपोर्ट करते हैं, जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी, उनमें भी अपनी इज्जत उनको बचानी है। लेकिन ईरान ये भी जानता है कि उसकी आर्थिक स्थिति खराब है, वो युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है, और आणविक हमला उनके पास अभी फिलहाल हथियार नहीं है। तो स्थिति बहुत नाजुक, इसको हम ओवर सिंप्लीफाई ना करें, हम ये ना कहें कि कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने कहा, उस इलाके के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर जो कुछ भी होता है, लॉजिक, रीजनिंग एक हद के बाद का, और आज वो स्थिति है कि ना लॉजिक काम कर रहा है ना रीजनिंग। अभी इजराइल को ये लगता है कि वो जो चाहे कर सकता है, अमेरिका के पास कोई ज्यादा विकल्प नहीं है। लेकिन फिलहाल इजराइल की कोशिश कहीं ना कहीं अमेरिका को उसमें घसीट लो, उसके बाद फिर अमेरिका संभाले, इजराइल थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा। और अंदरूनी राजनीति जो इजराइल की है, जिसका जिक्र पहले भी मेरे एक साथी ने किया, नेतन्याहू साहब के सामने या तो कुछ बड़ा करते रहे, और वो जिस दिन बड़ा करना बंद हो जाएंगे, उनका राजनीतिक करियर वो भी ठप हो जाएगा। ईरान क्या कर सकता है फिर, ये बताइए हमें। देखिए, ईरान, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। अब प्रश्न ये होता है कि ईरान क्या कर सकता है। हमको ये समझना पड़ेगा कि ईरान जो है वो एक मिडिल पावर हो या उनकी आर्थिक शक्ति वो हो, लेकिन ईरान सोचता कैसे है। मैं वहां कई दफा गया, मेरा अनुभव यह है कि ईरान अभी भी वो पास में रहता है। एक समय में आप सबको पता है कि ईरान एक बहुत बड़ी शक्ति थी, और सेंट्रल एशिया से लेकर के टर्की तक उसका साम्राज्य था। लेकिन ईरान में आज भी जो लोगों की सोच है वो वही है, दे लिव इन द पास्ट, जिसको वहां पे ज्यादातर लोग बोलते हैं। और वो ये मानने को तैयार नहीं है कि वो कमजोर पावर है, शक्ति है, कमजोर देश है, उनकी समस्याएं। और दूसरी तरफ हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो कुछ हुआ है वो बार बार हुआ है। नए राष्ट्रपति आए हैं, वो ये चाहते हैं कि उनकी कोशिश, जो नए राष्ट्रपति, उनका एजेंडा बड़ा स्पष्ट किया है कि वो पश्चिम के देश, दुनिया के देशों से तालमेल बनाना चाहते हैं। ईरान जो अलग थलग पड़ा हुआ है वो उसको ठीक करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी जानते हैं कि ईरान में असली ताकत जो है वो आयतुल्ला के पास होती है, राष्ट्रपति के पास नहीं होती है ना। तो इसलिए जो है वहां वो क्या सोच रहे हैं, और उन्होंने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है कि हम इसका बदला लेंगे, हमारे मेहमान के साथ ही हुआ। और अगर आज की तस्वीरें देखें, जिस हिसाब से उनको जो दफनाया गया है, उससे जो वहां पैशंस बढ़े हैं। लेकिन ईरान की समस्या है कि उसके पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है, पूरा युद्ध वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन दूसरी, जैसे मैंने कहा, बहुत हाई पेशेंस है इस समय हमास में, इजराइल में भी, और दूसरी तरफ ईरान में भी। अब चूंकि जब पैशंस टेक ओवर कर लेते हैं, उसके बाद लॉजिक, तर्क, मेरी कितनी ताकत है भविष्य में, उसके बारे में ज्यादा आदमी सोच नहीं पाता। और वो इलाका ऐसा है जहाँ पे ये जिस तरह का वहां पे एक तरह का ट्रेडिशन है या परंपरा है कि जो पैशन जो है वो आमतौर से सब चीज को खत्म कर देते हैं। आज की स्थिति नाजुक, कल क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन एकदम ये ठंडा हो जाएगा, तेल वापस $70 पे पहुंच जाएगा, सारी तरफ अमन चैन हो जाएगा। फिलहाल ऐसा हो जाएगा, मुझे तो ऐसा नजर नहीं आता। क्या वो बड़ा युद्ध हो जाएगा, क्या कोई विश्व युद्ध हो जाएगा? हमको ये नहीं भूलना चाहिए, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत एक किसी तरह के असैसिनेशन से हुई थी, है ना। मैं ये संकेत नहीं कर रहा कि पूरे विश्व युद्ध हो जाएगा, लेकिन तमाम लोग इस बात का हवाला दे रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है वो ऐसी एक असैसिनेशन से हुई थी। लेकिन ये है कि इसको हम ओवर सिंप्लीफाई ना करें, इसको छोटा न लें। बहुत गंभीर समस्या है, खासतौर से भारत के लिए। हमारे बहुत सारे लोग, 90 लाख वहां लग रहते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था बहुत इंटीग्रेटेड है मिडिल ईस्ट के कंट्री से, और तेल पे हमारी भारी डिपेंडेंट है, और हमारे उसमें तमाम देश ऐसे जो मित्र देश हैं। तो भारत के लिए चिंता का विषय है और पूरी दुनिया के लिए भी। नो डाउट अबाउट इट। तो दीपक वोरा सर, ये हम लोग बहुत ज़्यादा रीजनेबल होकर सोच रहे हैं कि लॉजिकली ऐसा 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 होगा, लेकिन जैसा मैंने एक सवाल पूछा भी था आपसे कि जब इंसेन आदमी हो जाता तभी ये सब घटनाएं होती हैं, और खाड़ी में तो कभी भी हो सकता है। अगर इस लेवल की थिंकिंग है कि ईरान की आवाम की, वहाँ के हुकूमत की ये सोच है कि हम सुप्रीम थे कभी और आज भी हम उसी तरह रहना चाहते हैं, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है कभी भी। टर्की में भी वही सोच है, टर्की में भी वही सोच है। ऑटोमन एम्पायर के हम शहनशाह थे, हम उसको दोबारा बनाना चाहते हैं। ये एर्दोगान फिरदोगान वही बातें करता रहता है, वो तो नया ऑटोमन बनना चाहता है। सर, क्षमा चाहता हूँ अगर कुछ
दूसरे समुदाय के लोग हैं, अगर मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ शुरू में ही, अगर आज अमेरिका 9/11 के बाद किसी से नफरत करता है तो वो रेडिकल इस्लाम है सर। सब अमेरिकन को, मैं तो सर्विस कर चुका हूं, आप अभी जिक्र कर रहे थे कितनी बार आप ईरान गए, मैं तो इस इलाके में रहा हूं सर, मैंने वहां देखा है ये लोग क्या चाहते हैं। ईरान बिल्कुल चाहता है कि मैं शहंशाह बनूं उस इलाके का, कोई उसको बनने नहीं देगा, टर्की नहीं बनने देगा, ना सऊदी अरेबिया उसको बनने देगा। चीन ने समझौता कराया था सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में, 10 दिन के अंदर वो ठप हो गया। सर इजराइल कहां जाएगा अगर आप सारे उसके दुश्मन जो बैठे हुए हैं, ये हमला करेगा, वो हमला करेगा, फिर ये हो जाएगा, फिर भारत पे ये असर होगा। सर ये बहुत देर से, मुझे 51 साल हो गए, हमेशा जब कुछ होता है भारत पे ये असर पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ने वाला है, ये शांत हो जाएंगे। हमारे 1 करोड़ वहां लोग काम कर रहे हैं, उनको हमारे लोगों की जरूरत है सर, वो निकालेंगे नहीं उनको, जिस तरह से उन्होंने दूसरे देशों के लोगों को निकाल दिया। दे नीड अस मोर देन वी नीड देम। आज हम दुनिया की चौथी आर्थिक शक्ति बने, एटसेट्रा एटसेट्रा। बात भी चल रही थी, किसी ने अफवाह उड़ा दी थी कि नरेंद्र मोदी यूक्रेन जा रहे हैं बात करने के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मेरा ये मानना है सर कि जरूर ड्रामा होगा। खमेनी साहब ने, जो आयतुल्लाह साहब है, उन्होंने कहा कि मैंने आदेश दे दिया कि डायरेक्ट अटैक करो इजराइल पर। अरे दम है आप में? तो कहने का मतलब ये है कि अब डायरेक्ट करो, पहले हम इनडायरेक्ट कर रहे थे। ये लोग इतने बुद्धिमान नहीं है, नहीं समझ पाते। और दूसरी फाइनल चीज मैं कहूंगा सर, मेरी दादी की दादी, आपकी दादी की दादी, जिसकी 80 साल की उम्र है, न्यूयॉर्क में बैठी हुई है, उसको शायद किसी जमाने में संयुक्त राष्ट्र संघ कहते थे, यूनाइटेड नेशन। जिंदा है कि मर गई मुझे पता नहीं, कुछ नहीं आया वहां से। सब लोग बात कर रहे हैं इसको कंट्रोल करो, उसको कंट्रोल करो, शांति की कोई बात नहीं कर रहा। आप खुद फैसला करिए कि इसका मतलब क्या है। तनेजा जी, इसका मतलब क्या है? शांति की कोई बात ही नहीं कर रहा जी नहीं, देखिए नीरज जी, जो मेरे साथी हैं वोरा साहब, पूरे सम्मान से कहता हूं, जो वो कह रहे हैं वो रेटोरिक है, जो मैं कह रहा हूँ एनालिसिस है, आपके दर्शक तय करें। मेरे को इसलिए नहीं कि भाई मेरा ये मानना है कि अमेरिका क्या सोचता है, रेडिकल इस्लाम क्या है, सबके बारे में पूरी दुनिया जानती है। मैं तो न्यूट्रल हूँ, ना मैं इजराइल के साथ, ना ईरान के साथ, मैं तो सिर्फ भारतीय हूँ, भारत के साथ, मैं किसी के साथ नहीं हूँ। लेकिन जो एक एनालिसिस है, वो एनालिसिस में जब आप रेटोरिक लाते हैं या अपने पैशन या अपनी प्रेजुडिस लाते हैं, वो एनालिसिस नहीं कहलाता। बोरा साहब माफ कीजिएगा, आपका सारा रेटोरिक है, भाषण है। मैं एनालिसिस करने बैठा हूँ। आपका जो है, आपकी कोई जानकारी नहीं है कि सर मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मैं तो सर्विस कर चुका हूँ, क्षमा चाहता हूँ। प्लीज 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 सर, वन बाय वन, आप बहुत सीनियर लोग आप लोग जी। अच्छा, दूसरी बात, हमारी चिंता ये नहीं है कि भाई उनको हमारे लोगों की जरूरत है। अगर वहां पे युद्ध के आसार बनते हैं और सप्लाई लाइन खराब हो जाती है या कुछ भी होता है, हमारे रहने वाले व भारतीय चाहे वो चाहें, उसके बावजूद ही वो वापस आने पर मजबूर हो जाएंगे। तमाम जगह ऐसे हो चुका है, हम पहले देख चुके हैं। कुवैत में हमने देखा था क्या हुआ था। अगर युद्ध के बादल मंडराते हैं और ऐसी स्थिति बनती है, जो कोई बड़ा युद्ध होता है जिसको एस्केलेशन बोलते हैं, जो हो सकता है, जिसकी आशंका है, आप उसको रूल आउट नहीं, मैं नहीं कह रहा होगा, मैं कह रहा हूं आशंका है। अगर ऐसा होता है, वो चाहे हमारे लोग वहां रहें, लेकिन हमारे लोग वापस आ जाएंगे, हमारे एयरफोर्स के जहाज जाएंगे और अपने देशवासियों को, क्योंकि हमारे बहन भाई हैं, हम उनको वापस लेके आएंगे। ऐसे इलाके में जहां जंग हो रहा हो, हमारे लोग वहां रहें, हमारी सरकार या हमारे देश की जनता उसको नहीं चाहेगी ऐसा हो। इसलिए उन बातों को छोड़िए, हम बात ये कर रहे हैं कि क्या आशंका, क्या हो सकता है। इस समय स्थिति यह है कि पैशंस वहां बहुत हाई है। ईरान के पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है, चाहे वो कितनी बड़ी बड़ी बातें करें। इजराइल ये जानता है उसके पास आणविक हथियार हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका भी जानता है कि इजराइल उनकी कितनी बार चिंता या कितनी नहीं सुनता, लेकिन फिर भी उनको इजराइल के साथ खड़ा होना ही होना है। उनके पास कोई विकल्प नहीं है। सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, चीन और रूस, वहां बड़ा युद्ध हो जाए कोई नहीं चाहता, खासतौर से चीन नहीं चाहते ये लोग। रेडिकल इस्लाम में अलग बहस है, इस पर हम अलग बहस कर सकते हैं। लेकिन आज की स्थिति वहां पे ये है कि सारे इस समय जो है, ना रीजनिंग काम कर रही है, ना डिप्लोमेसी काम कर रही है। इस समय जो है वहां बहुत हाई पैशंस हैं, बहुत ज्यादा ऊंचे उछल रहे हैं जज्बात। अब जज्बात जब उछलते हैं ऐसे इलाके के अंदर, वो कहाँ बैठते हैं कहना मुश्किल होता है। इसलिए हमारे, क्योंकि वो हमारा पड़ोसी देश है, इलाका है, और हमारे बहुत इंटीग्रेटेड रिलेशंस हैं, हम इस हद तक गए हैं कि अमेरिका और यूरोप के साथ मिलकर हमने जो है इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की हम बातचीत कर रहे हैं, उसके लिए हम निवेश की बातचीत कर रहे हैं। बजट में भी उसके बारे में बात हुई, प्रधानमंत्री ने बात करी है, G7 में भी हमारे प्रधानमंत्री ने उसके बारे में बात करी जब यूरोप गए थे। हमारे लिए इतना यह है कि हम वहां से एक तरह का इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात है। तो वहां क्या होता है, हमारे लिए चिंता का विषय है, बिल्कुल विषय है। कोई कहता है कि सर मिडिल ईस्ट में क्या होता है, हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है, माफ कीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में थोड़ी सी जानकारी के बारे में उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर चिंता का विषय नहीं होता, हमारे इतने लोगों का रहना, हमारे प्रधानमंत्री का उस इलाके में बार बार जाना,
वहां के लोगों का हमारे यहाँ बार बार आना और कहीं ना कहीं हमारी कोशिश करना है कि इजराइल और हमास में किसी तरह की कोई शांति हो जाए, ये हम इसलिए करते हैं तो हमारे राष्ट्रीय हित में, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होते हैं, रेटोरिक नहीं होता। जी सर, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से लौट के आएंगे। तो अभी वाली इस वाली चर्चा को मैं थोड़ा पीछे लाना चाहता हूँ कि भारत में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये तो अभी बाद की स्थिति। अभी तो मैं ये वहाँ पे ले जाना चाहता हूँ जहाँ पे तंजानी ने कहा कि सिचुएशन टेंस है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ वाली सिचुएशन को ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहा हूँ। लौट के आते हैं छोटे से। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और हम लोग बातचीत कर रहे हैं खाड़ी देशों में एक घटना हुई है, उसके बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है। क्या हो सकता है आगे, कितना एस्केलेट हो सकता है और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसी पे चर्चा हो रही है। तो अभी बीच में देखा आपने, यहाँ भी काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति थी। अब मैं थोड़ा सा प्रोफेसर साहब पर चलता हूँ, उसके बाद शिवकांत जी। प्रोफेसर साहब, कोई मिडिल ग्राउंड आपको दिखता है? क्योंकि तनेजा जी का ये मानना है कि सिचुएशन बहुत टेंस है, कुछ भी हो सकता है। और जो एक चीज़ तो मैं मानता हूँ कि देखो, जब इस तरह की स्थिति होती है तो आदमी बहुत लॉजिकल थिंकिंग में जाता नहीं है ना। युद्ध तो होता ही तब है जब आप इंसेन हो जाते हैं। तो क्या कोई मिडिल ग्राउंड होगा या कुछ बड़ा होके ही रहेगा? नहीं, मिडिल ग्राउंड तो था और बन भी रहा था। और जैसे बातचीत हुई पहले भी, हमास के अंदर भी मॉडरेट फैक्शन या कुछ नेता कोशिश कर रहे थे कि बातचीत हो जानी चाहिए। और ये जो एक के बाद एक असैसिनेशन हो रहे हैं, जाहिर है कि कुछ तो नेता असैसिनेट हो गए हैं, बाकी उस तरह की जो आवाजें थी हमास के अंदर वो खत्म नहीं तो कमजोर तो जाहिर हुई हैं कि बातचीत का जो तरीका लगता था संभव है, वो अब और भी मुश्किल और असंभव होता हुआ नजर आता है। और दूसरी बात जो बहुत बार बार कही गई कि भारत पर क्या असर होगा, भारत पर असर हो चुका है। आज देखें, आज ही हमारे बैरूत में जो दूतावास है, उन्होंने एडवाइजरी इशू कर दी आज ही कि भारतीय लोग लेबनान ना आए और लेबनान में जो भारतीय हैं वो लेबनान को छोड़कर चले जाएं। तो असर होगा नहीं, हो रहा है और हो चुका है पहले से ही। और पहले भी, चाहे खाड़ी के पहले युद्ध में देखें या खाड़ी के दूसरे युद्ध में देखें, बहुत सारे भारतीयों को भारत, ये एक उदाहरण है कि भारत अपने नागरिकों का ध्यान रखता है। पर अभी तो आप देखें, रूस में वहां की सेना भी भारतीयों को वहां रिक्रूट करना चाह रही थी, रखना चाह रही थी, पर भारतीय नहीं रहना चाह रहे, वो वापिस आना चाह रहे। एक मुद्दा था जब प्रधानमंत्री अभी मॉस्को गए तो यदि वहां तनाव बढ़ता है पूरे क्षेत्र में तो भारत पर सीधा असर होगा। आपको याद होगा कि रेमिटेंसेस जो भारत में आते हैं वो करीब 120 अरब डॉलर से ज्यादा हैं, और जितनी भारत को सहायता मिलती है, निवेश मिलती है, उससे ज्यादा वो रेमिटेंसेस आते हैं। और बहुत सारे ज्यादा रेमिटेंसेस खाड़ी के देशों से आते हैं और वो गरीब घरों में जाते हैं, वो इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आते हैं। तो भारत पर असर होगा या नहीं होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। असर होगा और असर होना शुरू भी हो चुका है। तो मुझे लगता है कि ये जो लगातार माहौल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, हाँ, उसमें नई सरकार है तेहरान में, उनकी हैसियत नहीं कि सीधा युद्ध करें। मैंने तो ये कहा कि इजराइल भी नहीं चाहता, कोई इन देशों में नहीं चाहता है कि बहुत बड़ा पूरे क्षेत्र में युद्ध फैल जाए। धीरे धीरे युद्ध चलता रहे और इस तरह से असैसिनेशन इजराइल करता रहे, इजराइल अपना दबदबा बनाता रहे। ये इस तरह से माहौल इस वक्त बना हुआ है। मुझे लगता है वो जो सोच है वो सोच आगे बढ़ रही है इस वक्त। और युद्ध का अंत कैसे होगा, कब होगा, इसकी तरफ मुझे लगता है इस वक्त किसी की भी सोच नहीं है। और आखिरी बात, क्या रिटेलिएशन होगा? मुझे लगता है कि ये इसमें कोई विकल्प नहीं है ईरान के पास। रिटेलिएशन होगा, कैसा होगा, कितना बड़ा होगा, क्या वो किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खाली अटैक करेंगे? मोस्ट लाइकली वो जो उनके, जिनको हम एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, उनका इस्तेमाल करेंगे। और वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कोई बहुत ही एक तरह से संतुलन वाला संगठन नहीं है, उसमें कुछ सिरफिरे लोग भी हैं जो कुछ ना कुछ कर गुजरना चाहेंगे। और ऐसे हालात में जो बार बार कहा जा रहा है, इतने तनाव में, जब कब मरेंगे कब जिएंगे नहीं मालूम लोगों को, तो कुछ भी कर गुजरने की वो कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। तो मोटे तौर पर ये लगातार तनाव बढ़ने की ओर बढ़ रहे हैं। और शांति की जो कोई सोच या उसकी कोई तौर तरीका बन भी रहा था, वो मुझे लगता है वो और भी कमजोर हुआ है। खत्म नहीं हुआ तो कम से कम कमजोर जरूर हुआ है। और ये लगातार इस तरह का विध्वंस जो है वो बना रहेगा इस इलाके में। जब सैनिक या देश थक जाएंगे तो वो कम हो जाएगा, फिर उनका उत्साह बनेगा तो फिर से वो मारपीट शुरू करेंगे। ये हालात होगा और उससे भारत पर सीधा असर होगा। खासकर इसलिए भी क्योंकि जो दूसरा क्वाड बना था, यूएस, इजराइल, यूएई और भारत का,
उसमें अमेरिका की यही सोच है कि भारत उसमें कुछ ना कुछ योगदान देगा, कुछ अपनी बात कहेगा। जी। तो बहुत अलग अलग तरह से भारत जुड़ा हुआ है और उसमें भारत पर प्रभाव हो रहा है और होगा। यहाँ पे एक चीज़ दर्शकों के लिए सुन रहे होंगे तो उनको कहीं कोई कंफ्यूजन या उद्वेलन ना होगा युद्ध तो भारत पे तो असर होगा ही, इकोनॉमिक वाला तमाम चीज़ों की, लेकिन ये इफ बट लगा रहा हूँ, ये होगा तो अभी इस डिस्कशन को मैं वहाँ पे रखना चाहता हूँ कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ईरान में भी एक नया पॉलिटिकल सिस्टम आ रहा है, यूएस में इलेक्शन हो रहे हैं, इजराइल में भी कब तक नेतन्याहू जी है नहीं है पता है। तो शिवकांत जी, 3 तरह के व्यूज़ हैं हमारे चैनल पे इस समय हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं। तनेजा जी की एक राय है, बोरा जी की एक राय है और प्रोफेसर साहब एक मिडिल ग्राउंड लेके चल रहे हैं। आपके हिसाब से कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं, क्या आपको मोस्ट प्रोबेबल लग रहा है? असर भारत में जो होगा वो हम बाद में देखेंगे, अभी तो हमारे सब दर्शक ये जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ये भी हो सकता है, हमने बीच में सवाल पूछा था कि हल्का फुल्का करके ईरान छोड़ दे, चलो हमारी इज्जत बच गई और खेल खत्म। मुझे सबसे बड़ी संभावना लेबनान में लड़ाई छिड़ने की नजर आ रही है। लेबनान से खबरें मिल रही हैं कि लोगों को सचेत किया जा रहा है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्ला की एक बैठक हुई है जिसमें उनको फैसला लेना है कि उनके जो कमांडर फवाद शुक्र को मारा गया है बेरूत में हमला करके, उसको आधार बना करके वो क्या जवाबी कार्रवाई करेंगे। और साथ ही साथ में कुछ देर पहले हमने चर्चा की कि ईरान ने भी बैठक बुलाई है इन सब की। तो ईरान और हसन नसरल्ला की अपनी बैठक, इससे मिलके मुझे निचोड़ यही निकलता दिखाई दे रहा है कि एक बार फिर लेबनान में लड़ाई छिड़ेगी। पहले भी ऐसा हो चुका है 2006 में, जब इसराइल के हमपीस पे हमला करके इसराइल के 3-4 सैनिक मार दिए थे, 2 बंदी बना लिए थे। उसी से लड़ाई छिड़ी थी और वो लड़ाई 6 महीने से आगे चली थी, लगभग 9 महीने। 1982 में अबू निदाल ने किसी की हत्या करती थी, उसको लेकर के लड़ाई छिड़ी थी जो काफी लंबी चली थी। तो ये इतिहास रहा है जब से इसराइल और अरब देशों की सीधी लड़ाइयां होनी बंद हुई हैं 1973 के बाद से। तब से अगर लड़ाइयां होती हैं तो इनका प्रॉक्सी, इनके जंग का मैदान लेबनान बनता है। तो इस बार भी मुझे यही लग रहा है कि लेबनान जंग का मैदान बनेगा, और अगर बनेगा तो इसमें इसराइल का अच्छा खासा नुकसान पहले भी हुआ है और होगा। उसके लगभग 1.5 लाख नागरिक जो है वो उनको खाली करना पड़ा है उत्तरी इसराइल के इलाके, और अगर लड़ाई छिड़ती है तो और ज्यादा नुकसान होगा, और ज्यादा लोग जो है वो प्रभावित होंगे और उनको खाली कराया जाएगा। इसराइल ठीक है, उसके पास फायर पावर है, उसके पास सेना भी है, वो हमेशा नुकसान करता है। और नुकसान क्या करेगा? बहुत ज्यादा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होगा, लोगों का नुकसान होगा लेबनान में। लेकिन मुझे लगता है इससे हिजबुल्लाह की तो लड़ाई का तरीका ये है, उनको नुकसान होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अगर अपने 1000 के बदले 2-4 भी इसराइल के मार देते हैं तो उनके लिए काफी है। तो इस तरह की लड़ाई के लिए जब लोग तैयार हैं, कमर कसे हुए हैं, तो ये तो इसराइल को सोचना होगा कि वो लड़ाई को कितना बढ़ाना चाहता है, कितना नहीं बढ़ाना चाहता। तो लड़ाई का मैदान लेबनान बनेगा, और इसराइल तो है ही, इसराइल के भीतर तो लड़ाई चली रही है एक तरह से। ईरान सीधे सीधे उसमें शामिल नहीं होने वाला, और जो खाड़ी के बाकी देश हैं उनमें तनाव रहेगा, उसकी वजह से बहुत सी चीजों पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन सीधा सीधा उन पर कोई असर नहीं होने वाला। जैसे सऊदी अरब सीधा मैदान में नहीं कूदने वाला, नहीं कतर, नहीं खाड़ी के दूसरे देश। जॉर्डन पे थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है, और सीरिया तो से ही लॉलेस है इस वक्त। तो कुल मिलाकर के यही लग रहा है कि लेबनान और इसराइल के बीच जो है वो झगड़ा हो सकता है। ओके, तनेजा जी, सऊदी अरब, यूएई, इन लोगों की क्या राय है इस मसले पर? कोई सेंस मिला आपको? नहीं, बिल्कुल। देखिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया दोनों जो है वो पीछे से हमास में सब कुछ एक भूमिका निभा रहे हैं, और उनकी कोशिश ये है कि वहाँ शांति हो। जो अमेरिका कोशिश कर रहा था एक शांति वार्ता के माध्यम से कोई रास्ता ढूंढा जाए, उसमें ये दोनों देश जो हैं इन अमेरिका के साथ थे, और कहीं ना कहीं इजराइल से इन दोनों देशों के संबंध है। आपको भी पता, जब भारत के हमारे हवाई जहाज आजकल इजराइल जाते हैं तो सऊदी अरब के ऊपर से उड़ के जाते हैं, जो पहले कभी नहीं होता था। तो इस तरह के उनमें आपस में अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन मेरा ये मानना है, देखिए, हमको ईरान इस स्थिति में नहीं है, ना आर्थिक रूप से, ना पॉलिटिकली, ना मिलिटरीली, कि वो इजराइल के साथ एक फुल ब्लोन वॉर जिसको बोलते हैं वो लड़ पाए। वो इस स्थिति में नहीं है। उनके आंतरिक हालत भी खराब है और आर्थिक भी खराब है। और दूसरी तरफ जो चीन, जिसके ऊपर उनकी सबसे ज्यादा निर्भरता है आज,
वो भी नहीं चाहता कि ईरान कोई युद्ध में फंसे, क्योंकि चाइना का बहुत इन्वेस्टमेंट वहां हो चुका है और वो नहीं चाहता कि वो देश जहां पे वो $120 बिलियन ज्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं वो युद्ध में चला जाए और उनका पैसा भी वहां गड़बड़ होने लगे, और बहुत बड़ी मार्केट भी है वो चीन के लिए। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये पैशंस ऊपर जाएंगे। अब कोई ऐसी बात हो जाए जो बेकाबू हो जाए, उसके बारे में कहना मुश्किल है। पैशंस हाई होते हैं, जज्बात तो कुछ भी हो जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ईरान जो है वो प्रॉक्सी वार लड़ेगा। हमला तो करेगा इजराइल पे दिखाने के लिए, लेकिन वो प्रॉक्सी वार लड़ेगा, और प्रॉक्सी के लिए वो एक तरफ हूतीस और दूसरी तरफ जो है वो हिजबुल्लाह के माध्यम से वो इजराइल को परेशान करेगा, और वो कहीं ना कहीं ऐसा युद्ध बनेगा जिसमें इजराइल की जो शक्ति है वो हिजबुल्लाह और लेबनान में ज्यादा लगेगी और हमास में कम। और दूसरी तरफ, एक तरफ हिजबुल्लाह और लेबनान, दूसरी तरफ जो हमास और इधर इजराइल, ये जो है ये सारी चीजें एस्केलेट होंगी। क्या ये पूरा युद्ध बन जाएगा? ऑयल सप्लाई डिसरप्शंस हो जाएंगे? आज जो मैं देख पा रहा हूं, आज जो समझ में आ रहा हूं, आशंका है एस्केलेशन ना हो जाए, लेकिन ऐसा हो पाएगा मुझे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि अमेरिका भी नहीं होने देगा, चीन भी नहीं होने देगा, अभी जो सऊदी अरब भी नहीं होने देगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी अभी ऐसा नहीं होने देगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, दुर्घटना तो दुर्घटना होती है, पैशंस हाई होते हैं तो एक्सीडेंट्स होते हैं, उसको मैं एक तरफ से अभी एक तरफ रख के चल रहा हूँ। जी दीपक जी, किसके पास है इस मसले की कुंजी? अमेरिका के पास, ईरान के पास, या इजराइल के पास, या फिर एक कोई दूसरा तीसरा चीन बैठा वो कहेगा यार छोड़ो धंधे की बात है? कौन, किसके पास कुंजी है कि मामला सुलट जाए? बहुत बहुत अहम प्रश्न पूछा है। शुरू में ये मैं कहना चाहता हूँ, सर इजाजत दीजिएगा, कि हमारी ट्रेनिंग नहीं है कि हम पर्सनल अटैक करें किसी पर। मैं रेटरिक कर रहा हूँ, वो एनालिसिस कर रहे हैं, ये हमारी ट्रेनिंग नहीं है सर। मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं जवाब नहीं दूंगा जो इन्होंने कहा है। 51 साल में पहली बार किसी ने आरोप लगाया है मुझ पर कि मैं रेटरिक में विश्वास करता हूँ, एनालिसिस में नहीं। हमारी ट्रेनिंग होती है इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स। सरकार, ये कोई पर्सनल अटैक मैंने नहीं किया सर, ये मेरा एनालिसिस था, कोई पर्सनल अटैक नहीं था। आप सिंपैथी जेल करने का इन्होंने रेटरिक का नाम चली जाने दीजिए सर। मैं अब आपके इस विषय पे आपको पता, इनको खामोश कर। जी 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 सर, आपने एनालिसिस नहीं कहा था, आपने रेटरिक कहा था, क्षमा कीजिए। अच्छा सर, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपने प्रश्न पूछा है कि चाबी किसके हाथ में है, मेरा ये मानना है इस समय सर, गल्फ में सऊदी अरेबिया, यूएई जो सब दोस्ती कर रहे हैं अमेरिका के साथ, ईरान भी चाहता है। एक जमाना था शाह के टाइम में जब ये बहुत आपस में इनकी दोस्ती थी, फिर बिगड़ गया जब ये आयतुल्लाह लोग वहां पर आए। मेरा ये मानना है कि अभी तक चाबी यूनाइटेड स्टेट्स के पास है और वो इसका प्रयोग करेगा चीन के बरखिलाफ और रूस के बरखिलाफ। यहाँ पर वो शांति बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके समय डिस्ट्रैक्शन जो है वो दूसरे हैं। वो चाहता है रूस को यूक्रेन में कमजोर करें, आप ये सब जानते हैं। चीन को चाहता है कमजोर करें साउथ चाइना सी में और ताइवान में। तो ये अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन है। लेकिन इजराइल ने कह दिया है कि आपने मुझे ये आउटसोर्स कर दिया, मैं आपको आपके इंटरेस्ट इस इलाके में प्रोटेक्ट करूंगा। वन लाइनर खाली चाहिए। क्या यूएस इलेक्शन के बाद कुछ होगा? डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो यही कहा है कि अगर मैं बन जाऊंगा, मैं बहुत जल्दी सारी दुनिया की समस्याएं उनको हल कर दूंगा। वो तो बिजनेसमैन है। मेरा नहीं ख्याल सर, अमेरिकन पॉलिसी जो है उसमें कंटिन्यूटी, जैसे भारत में चाहे ये सरकार आए चाहे वो सरकार आए, पॉलिसी में न्यूआंस में फर्क पड़ता है, लेकिन हमारी पॉलिसीज में कोई फर्क नहीं। ओके, तो ये एक चर्चा इसलिए थी। अच्छा, इसमें बहुत सारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि समझ में है, सबका अपना अपना व्यू है। मैं कह रहा हूँ कि इसमें कोई ऐसा एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, अपने अपने ओपिनियंस, अपने अपने तरीके हैं एनालाइज करने के उसको। लेकिन तनाव है, इसमें कोई शक नहीं है। ना हो आगे, ये हम सब चाहते हैं, क्योंकि युद्ध कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं कहीं भी दुनिया किसी को नहीं हो, क्योंकि उससे सबको नुकसान होता है, पूरे वर्ल्ड को। अभी यूक्रेन में चल ही रहा है, तो फूड क्राइसिस वर्ल्ड में हो ही रही है। लेकिन सिचुएशन टेंस है, क्या मोड़ लगी कहना बड़ा मुश्किल है, और बहुत सारे इसमें प्लेयर हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्ले कर रहे हैं। तो नज़र बनाए रखेंगे, अगर कुछ नहीं होता तो बहुत अच्छी बात है, होता तो फिर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।